हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में किसी में। और आज जो है मैं लेके आया हुआ हूँ अपने इस वीडियो में नीट और जेई के सिलेबस को। और आज जो है हम इस वीडियो में नीट और जेई के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट से कितने कितने परसेंटेज के क्वेश्चन प्रीवियस 2 या 3 सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं डिस्कशन करूंगा नीट के सिलेबस को। नीट के सिलेबस में यदि हम देखें तो क्लास 11th और जो है क्लास 12th, यदि आप इसमें ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग जो है सभी वो टॉपिक्स हैं जो 11th और जो है 12th में आप लोग पढ़े हुए हो। जैसा कि क्लास 11th में पहला टॉपिक है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार जो है आपके चाहे जेई हो चाहे नीट हो, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका आता है स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड्स। हाँ, गैसियस एंड लिक्विड जो है ये आपका केवल नीट में है। इसमें एक स्टेट और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट जेई से या जेई में लगातार जो है क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक यदि हम देखें तो आपका है थर्मोडायनेमिक्स, फिर है आपका इक्विलिब्रियम। इसके बाद यदि आप देखते हो तो रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लगभग लगभग जो है सभी 11 के जो है टॉपिक्स हैं, कोई टॉपिक यहाँ पे कटा नहीं है। तो आपको जो है जब नीट का प्रिपरेशन जब आप स्टार्टिंग करें तो 11 के सभी टॉपिक को जो है कवर करते हुए चलें, ताकि काफ़ी अच्छे से अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकें। अब जो है यदि हम बात करें क्लास 12th से, तो क्लास 12th से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठते हैं तो चलिए देखते हैं। क्लास 12th में आप देखते हो तो पहला यूनिट ही है आपका सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लगभग लगभग जो है क्लास 12th के भी केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। इसके साथ यदि आप आगे देखते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, एल्कोहल, phenol and ether, aldehyde, ketone, organic compound containing nitrogen, biomolecules, polymer, chemistry in everyday life। तो लगभग लगभग यदि आप लोग देखो तो लगभग क्या सभी जो है टॉपिक जो है, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें इनके वेटेज के बारे में, तो वेटेज में आप लोग जो है देख सकते हो कि क्लास वाइज यदि आप वेटेज देखो तो 11 से जो है पिछले 2 सालों में लगभग 53% जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो है क्लास 12th का जो वेटेज था वो था आपका 47%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास 11 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लगभग 2 या 3 सालों में पूछे गए हैं, और क्लास 12th से जो है आपके 11th के कंपेयर में कम जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है क्लास 11 के टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है और जो है क्लास 12 के टॉपिक्स में जो है आपको कम फोकस करना है। हमको दोनों, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, हमको दोनों में एक साथ या दोनों में जो है आपको इक्वल मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 11th को जो है ज़्यादा समय देना है, 12th को जो है आपको कम समय देना है। आपको जो है दोनों में समय देते हुए चलना है और अच्छे से पढ़ना है। 11 की जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करें, 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी जो है आप कवर करें। इसके साथ यदि आप आगे देखोगे तो यदि क्वेश्चंस का लेवल देखें तो क्वेश्चंस के लेवल को भी जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस पाई चार्ट के हेल्प से आप ये देख सकते हो कि लगभग 55% जो क्वेश्चंस थे वो आपके इजी थे। इजी का मतलब ऐसा नहीं है कि कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया तो आपसे बन गया। इजी का मतलब यहाँ पे ये है कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन थे, है ना। ये वही सॉल्व कर सकता है जिसने मेहनत किया हुआ है। इजी का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपने जो है तुक्का मारा आपसे बन गया, है ना। इजी का मतलब ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपसे जो है नहीं बने, है ना। लगभग लगभग यदि आप देखो तो सभी क्वेश्चंस को जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन यदि आपने मेहनत किया है तब,
है ना। इसके लिए जो है काफ़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो आप देख सकते हो इसमें 55% जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, आपके 38% जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे, मीडियम ही थे, और जो आपके 7% जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 2 या 3 सालों में नीट के एग्जाम में, वो आपके डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपने यदि अच्छे से पढ़ाई की है, यदि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो आप जो है इन 7% क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि यहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे वो 11th हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे वो आपका 12th हो, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे मैंने 11 12 इनको जो है सेपरेट करके एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि 11 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ये 2 या 3 साल के पेपर का एनालिसिस करते हुए जो है डाटा मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 11 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका 9%, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप 12th देखते हो तो 22% जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे, आप कलर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो कि इस कलर का मतलब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका मतलब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 का 12 का। तो इस पाई चार्ट को देख के जो है आप ये पता लगा सकते हो कि पिछले 2 या 3 सालों में किस किस टॉपिक से या किस किस पार्ट से कितने कितने परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, तो हम लोग जो है देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो है मैं डिस्कशन करूंगा जेईई मेंस के जो है सिलेबस को। तो इस सिलेबस में यहाँ पे मैंने इस सिलेबस को फिजिकल, इनऑर्गेनिक और जो है ऑर्गेनिक, इन 3 पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। फिजिकल में यदि आप लोग देखो तो इसमें भी आपके लगभग सभी उन टॉपिक्स को पूछे गए हैं जो आपके नीट में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आपका नीट में पूछा जाता है वो आपका जेईई में नहीं पूछा जाता, जो आपका टॉपिक जेईई में पूछा जाता है वो आपका नीट में नहीं पूछा जाता। लगभग एनटीए, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो आपका जेईई का पेपर हो, 11th और 12th के लगभग सभी टॉपिक्स को जो है कवर करने की कोशिश करता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, जेईई मेंस केमिस्ट्री सिलेबस में फिजिकल में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग। इसके आगे यदि आप देखोगे तो आपका स्टेट ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन के साथ जो है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, ये आपके जो टॉपिक्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जिनसे लगातार जो है लगभग एक या दो क्वेश्चन जो है आपके हर टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं। इसमें से यदि मैं इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में एक आपका आता है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना तय है, चाहे वो आपका एलआर से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, चाहे स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो आपका केमिकल। जैसा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से यदि हम बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार जो है हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है एलआर, बोले तो लिमिटिंग एजेंट के बाद आपका आता है स्टोइकियोमेट्री। इसके बाद आपका आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें यह देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके उठ के पेपर में आते हैं। इसके बाद यदि आप देखते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी जो है कई बार कोई है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी जो है कई बार जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। फिर उसके बाद यदि आप देखते हो तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने तय हैं, चाहे वो आपका हाइब्रिडाइजेशन से पूछ ले, चाहे वो आपका ओवरलैपिंग से पूछ ले,
ये ऐसे आपके कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे बीएससी पीआर से क्वेश्चन उठा दे तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ मैटर में यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे तीनों आ जाते हैं, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो आपका लिक्विड हो, चाहे वो आपका गैस हो, है ना। ये आपके तीनों जो है आपको यहाँ इस टॉपिक में कवर करके हुए आपको चलना है। यहाँ से सॉलिड स्टेट इन दोनों स्टेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया है कि सॉलिड स्टेट से हर साल जो है आपका कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए सॉलिड स्टेट को आपको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो है यदि आप बात करो लिक्विड स्टेट से भी कई बार जो है क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं, गैसेस स्टेट से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि सॉलिड स्टेट से जो है आपका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे वो आपका एफसीसी से पूछ ले, चाहे वो आपका डेंसिटी के कैलकुलेशन से पूछ ले, चाहे वो आपका बीसीसी से पूछ ले, चाहे वो क्रिस्टल लैटिस से पूछ ले, मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद यदि मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल जो है एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को भी आपको बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। इसके बाद यदि मैं बात करूं रेडॉक्स रिएक्शन और जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो रेडॉक्स रिएक्शन को जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हुए ही चलना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इस समय जो है रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेट करके कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ये डिजाइन किया हुआ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको जो है इन दोनों टॉपिक्स को जो है बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। दोनों टॉपिक आपके काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद यदि हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, चाहे वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछ ले, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन से पूछ ले, चाहे आर्हेनियस इक्वेशन से पूछ ले, चाहे कोलिजन थ्योरी से पूछ ले, यहां से एक क्वेश्चन आपका आना आना जो है तय ही तय है। ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है आप देख सकते हो कंसंट्रेशन से कई बार जो है क्वेश्चन उठाया है। तो कंसंट्रेशन चाहे यहां से आपका ले ले, चाहे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दोनों से कहीं से भी जो है ये पूछ सकता है। तो कंसंट्रेशन चाहे आप यहां से पढ़े चाहे आप वहां से पढ़ें, आपसे कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनने चाहिए। चाहे आप नीट लें, चाहे आप जेई लें, चाहे आप नर्सिंग लें, चाहे आप पैट लें, किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में यदि आप देखते हो तो सॉल्यूशन से क्वेश्चन उठ के आता ही आता है। यदि मैं बात करूं इस यूनिट के टॉपिक में, तो टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वांट्स ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसके बाद आपका कभी कभी पूछ लेता है राउट लॉ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास से भी कई बार क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसके बाद जो है आप ऑस्मोसिस से भी रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद यदि मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, तो सरफेस केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन जेई एंड नीट। यहां से एक या दो क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जाते हैं, हर साल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसको स्किप कर देते हैं बहुत से। जैसे आप जो है कोलाइडियल सिस्टम के बारे में बात करो, तो कोलाइडियल सिस्टम में बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और ऐसा कई बार देखा गया है कि कोलाइडियल सिस्टम से जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बहुत अच्छा। चाहे वो आपका इमल्सन हो गया है ना, कोलाइडियल सिस्टम से चाहे पूछ ले, चाहे आपका ब्राउनियन मूवमेंट से आपका पूछ ले, फिर चाहे आपका वो गोल्ड नंबर से पूछ ले, फिर चाहे वो आपका इमल्सन से पूछ ले, इमल्सन का एग्जाम्पल पूछ लेता है कभी कभी, है ना। तो कोलाइडियल सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। कोलाइडियल सिस्टम से जो है इस साल भी आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है नहीं आया हुआ था, तो इस साल जो है आने का चांस बन सकता है 2023 के एग्जाम में। तो इसमें जो कोलाइडियल सिस्टम है इसको आपको देखते हुए चलना है। जब मैं क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो कोलाइडियल सिस्टम जो है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। जैसा कि आप सॉल्यूशन में यदि आप लोग बात करते हो, तो जैसे इसमें आपका दो फेज होते हैं, दो आप लोग बात करते हो ना, एक आपका होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉलेंट। बस सेम आपका इसमें भी ऐसा ही है, बस नाम आपका बदल जाता है, डिस्पर्सन फेज, है ना, डिस्पर्स्ड मीडियम, ऐसे करके जो है आपसे अलग अलग जो है नाम पूछ लेता है। बाकी दोनों में सिमिलरिटी ही है, हाँ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग अलग होती है, इसलिए तो हम लोग जो है इसको अलग अलग यूनिट में पढ़ते हैं। अब यदि मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में,
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यहां से तो आपके क्वेश्चंस नहीं पूछता है मेनली। सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन उठता है वो आपका आता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से एक या दो क्वेश्चन आना तय है। यहां से हर साल जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके डिजाइन होते हैं, है ना। कभी कभी बच्चे पढ़ के आते हैं उसके बावजूद भी गलत करके चले आते हैं, है ना। तो इसको जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं काफी डीप हैं, है ना। लेकिन यदि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, इसको जो है आपको क्रैमिंग नहीं करना है ना। इसके बाद यदि मैं बात करूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पी ब्लॉक में यदि आप देखोगे तो काफी ब्रॉड आपका जो है सिलेबस इसमें यदि आप देखोगे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। आप यहाँ चालू कर दूं तो पता चला कि स्लाइड ही आपकी भर जाएगी। पी ब्लॉक को यदि मैं डिस्कशन करूं तो पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक से भी जो है क्वेश्चन आपके पूछता है ना। क्योंकि पी ब्लॉक में सिलेबस इतना ज्यादा ब्रॉड है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसको हम स्किप कर दें, किसको जो हम छोड़ दें। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, इसको आप छोड़ दो, है ना। इनऑर्गेनिक की जो है कई पार्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हमको छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें आपका केवल टाइम लॉस होता है और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए आप कुछ टॉपिक इनऑर्गेनिक के जो आपको ऐसा लगता है टफ है, जो आपके ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं है, ज्यादा आपके फैक्ट बेस्ड नहीं है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो इनऑर्गेनिक का आपका पार्ट होता है वो आपका एक्सेप्शन में चला जाता है ना। तो एक्सेप्शन होने के कारण बच्चों को कहीं ना कहीं जो है आपका टफ लगता है। तो जो आपको टफ लगे उसको एक आध दो टॉपिक, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही आप छोड़ दो। एक आध दो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, है ना, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अब यदि मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो है लगभग 2 या 3 साल के यदि आप पेपर को देखोगे तो 3-3 4-4 क्वेश्चन जो है यहां से उठ के हमेशा आए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चाहे वर्नर थ्योरी से आपका पूछ ले, चाहे वीबीटी से पूछ ले, चाहे आपका एमओटी से पूछ ले, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके डिजाइन होते ही होते हैं। स्ट्रक्चर पूछ लेता है, जियोमेट्री पूछ लेता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है ना। तो ये आपका रिलेट हो जाता है कहीं ना कहीं जो है केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग को रिलेट करते हुए जो है इससे कई बार जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। तो इसको भी जो है काफी अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद यदि मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, है ना। इसके बाद ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी जो है क्वेश्चंस आपके ऐसा नहीं है कि हर साल पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद यदि मैं बात करूं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, हाँ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन तो आना तय है, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 नहीं तो एक तो आएगा ही आएगा। ये ऐसा आपका टॉपिक है कि डी ब्लॉक और जो है एफ ब्लॉक, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज जो है लगभग लगभग यदि हम लोग देखें तो सिमिलरिटीज ही देखने को मिलती है। इसलिए जो है एक या दो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे आपके डिजाइन होते हैं। एफ ब्लॉक में यदि हम बात करें तो लैंथेनाइट से आपका पूछ लेता है, एक्टिनाइट से पूछ लेता है, इसमें 2 ही तो आपके सीरीज आते ही हैं। डी ब्लॉक में यदि हम बात करें तो ट्रांजिशन को लेते हुए जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके साथ साथ जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जिनको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक आपका बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी जो है आपको अपने सिलेबस में रखना चाहिए और इसको जो है काफी अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि मैं बात करूं तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें यदि हम बात करें तो प्यूरिफिकेशन से जो है एक आपका क्वेश्चन आता है। जैसे अभी लास्ट यदि पेपर के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका डिजाइन किया हुआ था, है ना, ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आया हुआ था। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल आपसे क्वेश्चन पूछता है और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है ना। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं।
फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, यहाँ से भी कई बार जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हाँ, इन दोनों में से आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल पूछता ही पूछता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसके बाद यदि हम देखते हैं तो आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन। यहाँ से भी जो है कई बार देखा गया है कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक पार्ट, यहाँ से हर साल जो है आपका क्वेश्चंस आता है। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में तो बायोमोलिक्यूल्स से भी जो है क्वेश्चन उठ के आते हैं। इसके बाद बात करूं पॉलीमर के बारे में, ये टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, आएगा ही आएगा। और एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पॉलीमर एक ऐसा टॉपिक है जो जेई, नीट, नर्सिंग, पैट इन एग्जाम्स के अलावा जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वहां भी पॉलीमर से हर साल देखा जाता है कि क्वेश्चन आना तय है। तो पॉलीमर जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल जो है आपसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी जो है कई बार क्वेश्चन आए हैं, कई बार क्या हर बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो है इसमें जो है आपको एक नया देखने को मिलेगा, ये आपको नीट में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको जे में देखने को मिलेगा। कई बार जो है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देता है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। तो कुछ जो है आपके टाइट्रेशन हो गया है ना, एस्टिमेशन हो गया, इनको भी थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन हो गया है ना, इनको भी जो है थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में बैठा के चलना है। यदि आप इसको स्किप कर दोगे तो ऐसा भी नहीं है कि जो है आपको कहीं दिक्कत जाए, एक क्वेश्चन तो जो है आपका यहाँ से आता ही आता है ना। लेकिन आप लोग यही कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप करें उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस आप करते जाएं है ना, क्वेश्चन आपके गलत होते जाएं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो कहीं भी आपको समस्या आती है तो जो आपके रिलेटेड टीचर्स हैं या जो आपके नोट्स हैं है ना, जहां आप पढ़ते हैं तो आप वहां से भी आप पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यदि हम देखें तो 11th और 12th के लगभग जो है सभी टॉपिक्स को जो है यहाँ पे कवर किया गया है एनटीए के द्वारा। क्योंकि एनटीए कभी कुछ ऐसा नहीं करता है कि ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, आपका फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, आपका जो है इनऑर्गेनिक से जो है कम क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं होता है। हाँ, 19-20 का अंतर हो जाता है, तो कभी आपका फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कभी ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन हाँ, इन दोनों के कंपेयर में इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो थोड़ा सा कम आते हैं है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को जो है समस्या आती है इनऑर्गेनिक को, वो वही क्वेश्चंस पूछता है ना, ताकि जो है जिसमें आप अपना दिमाग लगा सको है ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा जो है केमिकली आपका टॉपिक है ना। तो आपसे जो ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछता है या तो जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता है। तो कभी ये आपका ज्यादा हो जाता है, कभी ये आपका ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको ऑर्गेनिक में ज्यादा फोकस करना है, फिजिकल में जो हमको कम करना है, इनऑर्गेनिक में हमको करना ही नहीं है ना। हमको तीनों को बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। अब जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक के अंदर कौन कौन से जो है आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको भी लेके जो है डिस्कशन करूंगा, और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चलिए।